तो स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो काव्य शास्त्र है उसकी हमने शुरुआत कर दी है ना। आज की जो क्लास है ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि नेट जेआरएफ जो पेपर 2 होता है हमारा हिंदी साहित्य का, उसके लिए, ठीक है। और टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, DSSB सभी में जिन जिन में काव्य शास्त्र यानी कि साहित्य शास्त्र, जो कि एनटीए ने यूनिट 3 का नाम दिया है काव्य शास्त्र की जगह साहित्य शास्त्र। और साहित्य शास्त्र क्यों कहा गया है ये हमने पिछली क्लासों में, जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हम शुरू करेंगे वो सब रस संप्रदाय का दूसरा भाग है ना। रस संप्रदाय की जो क्लास हमने पिछली क्लास में शुरू की थी उसका हम अगला भाग शुरू करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बेसिक जाना था कि जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के अंदर जो रस यानी कि जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय किस तरह से बनते हैं, कैसे कैसे उनका उदय होता है, क्या क्वेश्चन सामने निकल कर आता है, जिसको सॉल्यूशन करते करते, जिस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते या सवाल का जवाब बताते बताते अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संप्रदाय बनाए हैं। तो क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, ये हमने पिछली क्लास में यानी कि जो कल क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, डिटेल से। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक हमारे पास एक बेसिक चीजें नहीं होती हैं तो आगे पढ़ने का फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्लास को देखें, पुरानी क्लास जो है उसको भी जरूर देखें। और उम्मीद करता हूं जो पुराने बच्चे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने पिछली क्लासेस जरूर देखी होंगी और अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। यूनिट 1 भाषा विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भाषा विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है। भाषा विज्ञान को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, सफिशिएंट है। जितनी भी क्लासें उसके अंदर है सफिशिएंट है, उससे अलग कहीं कुछ नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो सर जो भाषा विज्ञान है क्या उसके लिए कोई किताब लेने की जरूरत है या नोट से ही काम हो जाएगा। जो भाषा विज्ञान है उसको इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है कि किसी भी बुक की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 4 जो वैचारिक पृष्ठभूमि होती है उसको शुरू किया था और अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? भारतीय काव्य शास्त्र। और उसके अंदर जो रस होता है, रस संप्रदाय, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से हम शुरू करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी चीजें देख लें जो हमने शुरू की थी या जो डिस्कस की थी, है ना। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने ये सब पढ़ा था, रस संप्रदाय इसके बारे में जाना था। इसके जो रस संप्रदाय होता है उसके जो प्रणेता होते हैं वो कौन है? 2 माने जाते हैं, जनश्रुति के आधार पर नंदिकेश्वर और प्राप्त सामग्री के आधार पर, सबूतों के आधार पर आचार्य भरत मुनि को इनका किसका रस संप्रदाय का प्रणेता माना जाता है। और बात करते हैं इसके अर्थ की। काव्यानंद इसका अर्थ होता है, रस का जो अर्थ होता है काव्यानंद होता है। रस्यते आस्वाद्यते इसी रसा, ये हमने कल की क्लास में सब कुछ पढ़ा है, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में देखा है, तो पुरानी क्लास जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद में हमने यहां सब उद्देश्य जाना था कि रस जो है उसका उद्देश्य क्या है, यानी कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, ये सब जाना, ठीक है। आचार्य भरत मुनि आते हैं। आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादर्श निष्पत्ति सूत्र दिया था और इसके अंदर कुछ बातें कही थी, वो सब जानी है, ठीक है। यहां भावों की संख्या देखिए, देखो यहां एक चीज कंफ्यूज करती है कि भावों के प्रकार यानी कि भावों के भेद कितने होते हैं? 4, लेकिन भावों की संख्या कितनी होती है? जो 4 प्रकार के भाव होते हैं उनके अंदर भी संख्या होती है, जैसे कि स्थायी भाव 8 होते हैं, अनुभाव 8 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, तो मिलाकर के 49 कुल भावों की संख्या मानी गई है। भाव एवं रस ये सब पढ़ा था। यहां से आज हमारी क्लास की शुरुआत होने वाली है स्थायी भाव से, है ना। स्थायी भाव से क्लास की शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में तल्लीनता के साथ में क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। बस एनर्जी लेवल हाई रखना और ज्यादा ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी बेहतर कर सकें,
ठीक है बच्चा, शुरू करें। बोलो, एनर्जी लेवल हाई है ना। तो स्थायी भाव क्या है? असल में स्थायी भाव हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम विभाव को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं बच्चा? विभाव को पढ़ लेते हैं, क्योंकि विभाव से ही हमारा स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, स्थायी भाव जागृत होता है। किससे होता है? विभाव से होता है। ठीक है, किससे? विभाव से। तो विभाव होते क्या हैं? असल में सीधी सी बात समझ लो, एक जो विभाव होते हैं वो स्थायी भाव को जागृत करने के कारक होते हैं या कारण होते हैं। रस को जो जागृत करता है, असल में जो भाव होते हैं, जो टोटल मिलाकर के जो भाव होते हैं हमारे, जो रस होता है, जो हम कहते हैं ना कि हास्य रस है, श्रृंगार रस है, क्रोध रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है ना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक भाव हैं, वासनाएं हैं जो हमारे व्यवहार में दिखती हैं, है ना। आनंदित होते हैं, क्रोधित होते हैं, वीरता आती है, ये सब क्या है? तो ये सब विभाव से ही जागृत होते हैं। जैसे कि विभाव होता क्या है? विभाव रस को या स्थायी भाव को जागृत करने के कारक होते हैं। क्या होते हैं? जागृत करने के, यानी कि जगाने के। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने कहा है जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव हर एक मनुष्य के मन में सुसुप्त अवस्था में, यानी कि सोई हुई अवस्था में रहता है, पहले से ही विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, और उसको सोते हुए से जगाने का जो काम करते हैं, सोते हुए से जगाने का काम कौन करता है? विभाव करते हैं। भाव और विभाव। ठीक है, अब विभाव क्या है? ठीक है, जगा दिया। ठीक है, अब यहां देखो, वे मुख्य भाव जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं। जैसे कि यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके किसी दोस्त से लड़ाई का होना, उस लड़ाई में आपके विरोध को जगाने, यानी कि आपके क्रोध को, यानी कि आपके गुस्से को, है ना, गुस्से को जगाने का काम दोस्त के कर्मकांड यानी कि विभाव हुए। मान लो, ठीक है, तुम्हारे दोस्त से कोई लड़ाई हो गई, ठीक, अब उसने तुम्हारे आकर के थप्पड़ मार दिया अच्छे से। ठीक है, तुम्हें क्या आएगा? गुस्सा आएगा, बहुत तेजी से गुस्सा आएगा। तो उसने जो थप्पड़ मारा है ना, उसने जो थप्पड़ मारा है वो क्या है? वो विभाव है, तुम्हारे गुस्से को एकदम से जागृत कर देता है, जगा देता है। ठीक है, अब विभाव भी होता है दो प्रकार का, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव, तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला थोड़ा सा दिक्कत है गले में, ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज इरिटेटिंग लग सकती है, तो उसको इग्नोर करना। ठीक, जो कंटेंट है उस पर ध्यान रखना और जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना। ठीक है, आलंबन विभाव और होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन क्या होता है? आलंबन वो होता है जिस पर सब कुछ टिका रहता है। आलंबन जिस पर सब कुछ टिका है वो क्या है? आलंबन है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन वो होता है जो कि किसी भी काम को करने की स्पीड बढ़ा दे, है ना, स्टिमुलस इसको बोलते हैं। अब मान लो, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा एग्जाम अभी नजदीक नहीं है, एग्जाम नजदीक नहीं है, तो कुछ बच्चे तो हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम फॉर्म आने के बाद में भीड़ का हिस्सा बनते हैं, है ना, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। तो वो क्या है? उनके सामने एक उद्दीपन हो जाता है, उद्दीपक आ जाता है कि अब वैकेंसी आ गई है, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अब पढ़ाई में स्पीड बढ़ा दी जाए। तो अब तक तो स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ लिए, लेकिन जब जैसे जैसे नजदीक हमारे एग्जाम आता है, हमें एक डेट फिक्स हो जाती है कि हाँ, यहां पर इस डेट में अब एग्जाम होने वाला है, या फिर एग्जाम फॉर्म भर गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बाद में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनकी भी, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनकी भी, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनकी डबल हो जाती है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करना लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनको एक उद्दीपक दिखने लगता है, स्टिमुलस दिखने लगता है ना, उद्दीपक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, नॉन लिविंग या लिविंग, यानी कि जीवित हो या सजीव हो या निर्जीव हो, है ना, सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी हो, तो जो ऐसी चीज जो हमें एकदम से अनुक्रिया करने पर
मजबूर कर दे या कार्य करने पर मजबूर कर दे या हमारे कार्य में उत्तेजना लाए, स्पीड ले आए, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है, उद्दीपन होता है। और यहां भी यही बात की जा रही है, जो आलंबन है, आलंबन से जागृत होता है स्थायी भाव, और जो उद्दीपन है, उद्दीपन से क्या होता है? उसको स्पीड मिलती है, वो चरम स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो, आलंबन क्या होता है? जिस पर सब कुछ टिका है। जैसे कि मान लो एक लेंटर होता है, छत होती है, छत में जो दीवारें हैं या जो पिलर हैं, है ना, वो क्या है? आलंबन है। ये क्योंकि दीवारों पर ही क्या टिका है? छत टिकी है, लेंटर टिका है, पिलर के ऊपर ही लेंटर टिका है। ठीक है, और उद्दीपन क्या है? लेंटर यानी कि दीवारों के अंदर या फिर पिलर के अंदर क्या क्या है? जैसे कि पिलर बनता है सरिये से, बजरपुट से, सीमेंट से, है ना, इन सभी चीजों से मिलकर बनता है पिलर। तो ये सब जो चीज है अंदर उसके, वो क्या है? वो उद्दीपन है। यानी कि पिलर को मजबूती कौन दे रहा है? मजबूती कौन दे रहा है? पिलर को मजबूती कौन दे रहा है? पिलर को मजबूती उसके अंदर का जो मटेरियल है वो दे रहा है ना। अगर ये सब नहीं होंगे तो पिलर का वजूद नहीं है। ईंटें सिर्फ खड़ी कर दो, दीवार में ईंटें ऐसे लगा दो, वो मजबूती नहीं होंगी जब तक उसके अंदर सीमेंट, बजरपुट, मसाला, ये सब चीज नहीं लगेंगी। तो ये चीज होती है उद्दीपन। मेन चीज यहां, अगर इन दोनों में, आलंबन और उद्दीपन में, दोनों में अगर तुमसे कहा जाए कि आलंबन विभाव अच्छा होता है या उद्दीपन विभाव अच्छा होता है, तो कौन सा होगा? उद्दीपन विभाव अच्छा होगा, क्योंकि मजबूती कौन दे रहा है? उद्दीपन दे रहा है। मान लो अब यहां देखो, यहां एक एग्जांपल ये हो गया है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि तुम्हारी दोस्त से लड़ाई हुई थी। ठीक है, दोस्त से तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी, अब दोस्त ने तुम्हें आकर थप्पड़ मारा तो तुम्हारा गुस्सा एकदम से जागृत हो गया, स्थायी भाव, क्रोधित स्थायी भाव आ गया। ठीक है, अब उसके अंदर ये तो हो गया, तुम्हारे दोस्त ने थप्पड़ मारा, ये हो गया आलंबन विभाव। थप्पड़ मारते ही तुम्हारा गुस्सा एकदम से जागृत हो जाएगा। लेकिन उस गुस्से को बनाए रखने के लिए, है ना, गुस्से को बनाए रखने के लिए दूसरी चीज आती है उद्दीपन विभाव। अब दूसरी चीज उद्दीपन विभाव जो है, अब दूसरी चीज जो उद्दीपन विभाव है वो क्या है? जो लड़ाई की वजह है, जो लड़ाई का कारण है ना, क्या वजह रही होगी। अब ऐसे ही बिना बात के आकर के उसने तुम्हारे थप्पड़ नहीं मार दिया, है ना, बिना बात के तो थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई तो वजह रही होगी ना, किसी वजह से तो लड़ाई हुई होगी, किसी वजह से तो उसने तुम्हारे थप्पड़ मारा होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है जो लड़ाई की वजह है। जो दोस्त के कर्मकांड हैं वो क्या है? वो उद्दीपन विभाव है। तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो गई, ठीक है, हो गई, ये क्या है? आलंबन विभाव। तुम्हारे उसको देख करके गुस्सा आना लगेगा। या फिर दूसरी चीज होती है, जैसे कि मान लो तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो गई, ठीक है, अब कभी भी अगर वो मिलेंगे, आमने सामने अगर पड़े, है ना, आमने सामने जो पड़े, फिर वो जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी लड़ाई के बाद में जो उसके कर्मकांड होंगे, जो उसकी हरकतें होंगी, तुम्हें चिढ़ाने की, तुम्हें देख करके तुम्हें मतलब ऐसे ढाल के कुछ बातें कहने की, है ना समझ रहे होगे किसके दोस्त ने कहा है इस तरह से ढाल करके बातें कहने की? वो क्या है? तुम्हारे गुस्से को और ज्यादा क्या करती है? पुख्ता करती हैं, स्पीड करती हैं, या तेजी लाती हैं। तो क्या है? उसकी जो बातें हैं लड़ाई के बाद में, उसकी जो बातें हैं तुम्हें छेड़ने की, तुम्हें चिढ़ाने की, चिढ़ा करके कोई काम करने की, चिढ़ा करके दिखा कर कोई ऐसा काम करने की जिससे तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाए, है वो क्या है? वो होता है उद्दीपन विभाव। क्या होता है? उद्दीपन विभाव। समझ में आ गई बच्चा? बोलो, समझ में आ गई? आ गई समझ में? जो चीज हमें स्पीड दे। अब मान लो एक एग्जांपल और बहुत अच्छा देता हूं तुम्हें। मान लो तुम पार्क में बैठे हो, ठीक है, पार्क में तुम बैठे हो। अब पार्क में बैठे बैठे तुम्हारे चेयर के सामने एक और बेंच पड़ी हुई है, ठीक है, उस बेंच पर आकर के एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या आकर बैठ जाए, ठीक है प्यारी सी सुंदर सी कन्या आकर बैठ जाए। अब तुम उसको देख करके तुम्हारे अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा। रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा। वो क्या होगा? श्रृंगार रस का है ना।
प्रेम उगलेगा, रति जागृत होगी, स्थायी भाव जागृत होगा, खुश होगे तुम। तो जो कन्या है ना, जो कन्या है, जो उसका सुंदरता है, उसका जो शरीर है ना, उसकी जो सुंदरता है, उसके शरीर की बनावट है, वो सब क्या है, वो आलंबन विभाव है। यानी कि उसकी सुंदरता, उसके शरीर की बनावट, ये सब क्या है, ये तुम्हारे जो रति नामक स्थायी भाव है उसको जागृत करेगी। ठीक है, अब जागृत कर दिया उस कन्या ने, कन्या सामने आकर बैठ गई, ये हो गया स्थायी, मतलब ये हो गया विभाव, आलंबन विभाव, उसने जागृत कर दिया तुम्हारे रति नामक स्थायी भाव को। ठीक है, अब बात आती है उद्दीपन की। अब जब मान लो तुम पार्क में बैठे हो, एकांत है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकांत है, वहां का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, आसपास में कितने लोग हैं, भीड़ है या एकांत है ना, फूलों जैसा एरिया है, नर्सरी टाइप का, फुलवाड़ियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुगंधित फूल हैं, वहां पर बहुत अच्छे फूल हैं, जिन्हें देख करके वैसे ही रति नामक भाव, स्थायी भाव जागृत होने लगता है। तो जो ये चीज है, यानी कि आलंबन विभाव, वो खुद सुंदरता उसकी खुद कन्या की, वो खुद कन्या है आलंबन, लेकिन उसके आसपास का जो माहौल है, जिसे देख करके तुम्हारे अंदर का जो रति नामक स्थायी भाव है वो और ज्यादा पुख्ता होगा, उसको और ज्यादा स्पीड मिलेगी। जैसे कि मान लो वहां एकांत है, बिल्कुल एकांत है, मौसम बड़ा सुहावना है, वातावरण बड़ा अच्छा है, वहां का जो क्षेत्र है बड़े अच्छे फूल पंखड़ियां हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, है ना, जिनको साथ में आलंबन के साथ जो हमारा विभाव है, जो स्थायी भाव है, वो और भी अच्छे से क्या करेगा, स्पीड पकड़ेगा। तुम सोचोगे कि यार मैं इससे बात करूं, है ना, बात करूं इससे, बहुत अच्छे से बात करूं, शायद ये मेरी मित्र बन जाए, है ना, ये मेरी नायिका बन जाए, मैं नायक हूं, ये मेरी नायिका बन जाए। तो इस तरह से तुम्हारे अंदर क्या होगा, भाव जागृत होने लगेंगे। अगर वही चीज, है ना, वही चीज ये सब माहौल, ये सब युद्ध के समय हो, है, यही चीज एक सुंदर कन्या, मान लो एक सुंदर कन्या तुम्हारे सामने, तुम युद्ध कर रहे हो, है ना, जैसे युद्ध चल रहा है, ठीक है, पहुंच जाओ इतिहास में, युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय, युद्ध के दौरान ही एक सुंदर कन्या तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, उसकी सुंदरता को देख करके तुम्हारा जो रति नामक स्थायी भाव है वो कुछ पल के लिए जागृत होगा, जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो माहौल है वो क्या है, युद्ध का है, वहां आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्या है, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो किसी भी पल तुम पर क्या कर सकते हैं, घात कर सकते हैं, आघात कर सकते हैं, वार कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। अब जो आलंबन विभाव से कुछ पल के लिए तुम्हारा रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ था, वो क्या होगा, वो वहां के माहौल से, वहां के वातावरण से, वहां के क्षेत्र से, वहां की स्थिति से, परिस्थिति से, वो क्या होगा, वो वही विभाव तुम्हारा स्थायी भाव, रति भाव दब जाएगा, जगा हुआ दब जाएगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। यही चीजें है ना। तो जो चीजें वहां का जो माहौल है, जो वहां का वातावरण है, मौसम कैसा है, इन सभी चीजों से जो स्पीड मिलती है हमारे स्थायी भाव को, वो होता है उद्दीपन विभाव। उम्मीद करता हूं आज के बाद में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, इसमें जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो कभी नहीं रहेगा। आज के बाद में तुम इन कंफ्यूजन से दूर रहोगे, इतनी उम्मीद कर सकता हूं। और इसीलिए, खासकर इसीलिए मैंने विभाव को पहले पढ़ाया है, स्थायी भाव को मैंने रोका है। क्यों रोका है? अगर विभाव अच्छे से समझ में आ जाता है तो स्थायी भाव हमारे ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। समझ में आ गई? बोलो, आ गई समझ में या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चा, आगे चले, बोलो। ठीक है,
जिस पर सब कुछ टिका है, जिस पर सब कुछ टिका है वो क्या होता है? आलंबन होता है, जो हमारे भावों को, स्थायी भावों को जागृत करता है, जगाता है, या जो जगाने का काम करता है वो आलंबन विभाव है। और जागने के बाद में जो उसको तेजी पहुंचाता है, जो उसको तेज करता है या पुष्ट करता है ना, जो उसको मजबूत करता है, उन स्थायी भावों को जो मजबूत करता है वो कौन है? उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, दोनों का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलें आगे। बोलो, यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे स्थायी भाव को। समझ में आ गई? बोलो, अच्छे से समझ में आ गई ना? इसको नोट करते हुए चलते रहो। समझ में आ गई? इसको नोट करते हुए चलते रहो। ठीक है, ज्यादा परेशान, ज्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बातें? बोलो, आ गई समझ में या नहीं, या अभी भी कोई दिक्कत है? अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अब देखते हैं स्थायी भाव को। क्या देखेंगे बच्चा? स्थायी भाव को। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव चित्तवृत्ति रूप होती है। चित्तवृत्ति मतलब मन की वृत्ति, है ना। स्थायी भाव होती है हमारे मन की वृत्ति, है ना। स्थायी भाव मन की, चित्त मतलब मन की वृत्ति। तो इसमें क्या होता है? जिनके संस्कार से शून्य कोई भी प्राणी नहीं होता, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर स्थायी भाव ना हो। शून्य का मतलब बिल्कुल ना होना। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर स्थायी भाव का शून्य हो, या स्थायी भाव उसके अंदर ना हो, बिल्कुल ना हो। ठीक है, हो सकता है कुछ कम हो किसी के पास, है ना। हो सकता है किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी प्राणी के अंदर ये चित्तवृत्तियां, ये स्थायी भाव कम हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर ये चित्तवृत्ति, ये स्थायी भाव, ये वासनाएं भी कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये वासनाएं किसी किसी की ज्यादा हो, किसी की कम, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन शून्य या फिर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी की कम, किसी की ज्यादा हो सकती है, और किसी की उचित विषय में नियंत्रित रहती है और किसी की उसके विपरीत। मतलब कोई अपने स्थायी भावों को कंट्रोल कर लेता है किसी विषय में। जैसे मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है ना, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अपने उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उससे थोड़े से अपोजिट होते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी भी परिस्थिति में। यहां तक बात क्लियर हो गई? स्थायी भाव समझ में आ गया। गुस्सा, क्रोध, ये सब क्या है? स्थायी भाव हैं। ठीक है, बात करते हैं कि स्थायी भावों की स्थिति अन्य भावों के मध्य वही है जो प्रजा के मध्य एक राजा की होती है और शिष्यों के मध्य गुरु की होती है। मतलब बहुत सारी प्रजा है, प्रजा के बीच में एक राजा खड़ा है, तो वहां जो उसकी पोजीशन होगी, जो उसकी स्थिति होगी, ठीक है, उसके मध्य जो राजा की स्थिति होगी प्रजा के मध्य, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके बीच में जो एक टीचर की पोजीशन होती है, वही पोजीशन सारे भावों में, जितने भी भाव हैं उन सभी भावों में किसकी होती है? स्थायी भाव की वही पोजीशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्थायी भाव सभी भावों का राजा होता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भावों का राजा कौन है, सभी भावों का राजा कौन है। ठीक है, इस तरह से जिस प्रकार राजा और प्रजा मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, देखो यहां एक बात समझाने के लिए कहा गया है कि जो राजा होते हैं, है ना, जो प्रजा होती है, सब क्या है? मनुष्य है, प्राणी है ना, मनुष्य ही है ना। ठीक है, लेकिन कुल, है ना, कुल, शील, विद्या, आचरण, शक्ति, शिल्प आदि इन विचक्षण, क्या? विचक्षण यानी कि परिपूर्ण, आदि में विचक्षण यानी कि परिपूर्ण, या इन सभी गुणों में होशियार होने के कारण कोई व्यक्ति राजा हो जाता है
और किसी व्यक्ति में ये सब गुण ना होने के कारण वही क्या हो जाता है, अनुचर हो जाता है। बात समझ में आ गई। ऐसी ही बात यहां हम इसको स्थायी भाव को देखेंगे। स्थायी भाव के अंदर जो जो विशेषताएं, जो जो गुण होती हैं, उन्हीं के अनुसार ये क्या होता है, राजा होता है। बाकी के अंदर वो गुण नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या है, कमजोर हैं, लेकिन इसको सहारा देते हैं, ठीक है, साथ देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी कारण स्थायी भावों का राजा कहा जाता है, और यही रसत्व को प्राप्त होता है। रसत्व को प्राप्त मतलब जो स्थायी भाव होता है, जब स्थायी भाव हमारा पुष्ट हो जाता है, पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, जब स्थायी भाव जो हमारा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, इन सभी के संयोग से एक रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, वही स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव को ही कहते हैं कि ये रसत्व को प्राप्त होता है। जो स्थायी भाव होगा, मान लो क्रोध स्थायी भाव तुम्हारा पुष्ट हो गया है ना, क्रोध स्थायी भाव तुम्हारा पुष्ट हो गया है, तो क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस, रति नामक स्थायी भाव तुम्हारा जागृत हो गया है, प्रेम तुम्हारे अंदर जागृत हो गया है, तो क्या होगा, प्रेम स्थायी भाव से क्या होगा, श्रृंगार रस। तो इन सभी से हमारे जो स्थायी भाव है उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। आगे चले, बोलो, आगे देखते हैं। चलो, यहां कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं कि क्या कौन कौन से रस हैं। देखो, यहां भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के छठे और सातवें भाग में रस और भावों का उल्लेख किया है। कौन कौन से भाग में, अध्याय में, कौन कौन से में, 6 और 7। ठीक है, कहीं कहीं तुम्हें 7वां भी मिल जाएगा देखने को, जिसमें भावों की संख्या 8 बताई गई है। रस उनके स्थायी भाव यहां दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं, है ना, ये 8 किसने माने हैं, भरत मुनि ने माने हैं। कौन कौन से, श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव होता है रति, या फिर यहां आ जाएगा प्रेम, है ना, प्रेम क्या हो जाएगा, प्रेम, श्रृंगार रस, प्रेम। और इसी के अंदर 2 आते हैं, वियोग और संयोग, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, और हास्य का होता है हास या हंसना, क्या होता है, हंसना। ठीक है, ये क्या है, स्थायी भाव है। तुम हंसते हो तो वो स्थायी भाव है, लेकिन उससे जो हास्य रस होता है वो होता है तुम्हारा रसत्व। ठीक है, करुण रस, करुण का मतलब होता है शोक, शोक मतलब जहां दुख हो, क्या हो तो बच्चा, दुख। ठीक है, और रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। ठीक है, गुस्सा। वीर रस का होता है उत्साह, वीरता जब अंदर आती है, उत्साह, हट जा, बच जा, अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, ये क्या है, वीर रस। ठीक है, उत्साह। भयानक रस, भय यानी डर। ठीक है, अद्भुत रस, अद्भुत यानी आश्चर्य, है ना, आश्चर्य, अद्भुत, आश्चर्य। या फिर एक और आता है इसका आश्चर्य, है ना, आश्चर्य, अद्भुत यानी आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य मतलब एकदम से चौंक जाना, अरे ये क्या है, ये कैसा हो गया, ये क्या है, अद्भुत रस। ठीक है, कोई अद्भुत चीज को देख करके एकदम से चौंक जाना, चौंकना, यहां लिख लो चौंकना, चौंकना। ठीक है, तो ये हो जाता है अद्भुत रस। गिलानी यानी कि विभत्स, विभत्स यानी कि जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। और एक और नाम आता है घृणा, है ना, घृणा, किसी चीज को देख के घृणित होना, है ना, किसी चीज को देखकर घृणित होना। तो ये सब क्या है, ये 8, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस और गिलानी यानी कि विभत्स रस। ये सब रस जिस 8 के 8 किसने माने हैं, भरत मुनि ने माने हैं। और इनके 8 ये स्थायी भाव किसने माने हैं, भरत मुनि ने ही माने हैं। ये 8 रस और स्थायी भाव। इनसे आगे और भी है, बात यहीं तक नहीं रुकती है। इससे आगे जो आचार्य आते हैं उन्होंने आगे जाकर के और भी रसों का प्रतिपादन किया है। जैसे कि यहां 8 तक तो हो गए थे भरत मुनि के, है ना, ये 8 हो गए किसके, भरत मुनि के। इनको लिख लो, भरत मुनि। ठीक है, ये 8 हो गए भरत मुनि के, 8 भरत मुनि ने बताए हैं। ठीक है, उससे आगे 3 और आए हैं। 9वां रस कौन सा है,
शांत रस। नौवां, याद रखना 9वें नंबर पे आता है वो शांति आता है। ऐसा नहीं है कि आगे 10वें 11वें में कर दोगे लिखने में, नहीं, इसमें पूछा भी जाता है कि 9वें रस की संज्ञा किसको दी गई है? शांत रस को दी गई है। और शांत रस का मतलब क्या है? निर्वेद। निर्वेद, निर्वेद मतलब खामोशी। निर्वेद मतलब खामोशी। शांत रस, यहां देखो कहीं कहीं तुम्हें कंफ्यूजन मिलता है शोक में और निर्वेद में। जहां शोक होगा वहां होगा करुण रस, लेकिन जहां सिर्फ खामोशी होगी, जहां शांति होगी, है ना, शांति प्रिय बातें होंगी, है ना, सुख शांति वाली बातें होंगी, है ना, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, तो वह क्या होगा? शांत रस होगा। लेकिन शोक चीज अलग होती है ना, शोक दुख अलग होता है, शांति वाली बातें, शांति के उपदेश जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। फिर आता है 10वें नंबर पे वात्सल्य। वात्सल्य मतलब वत्सलता यानी कि ममत्व, ममत्व यानी कि ममता, ममता का भाव। भक्ति में आता है देव विषयक रति, या इसमें अनुराग भी आता है, अनुराग भी आता है। ठीक है, अब यहां ये 3 जो आए हैं नए, इनके क्या क्या नाम है जो जिन आचार्यों ने इन रस को बढ़ाया है या ऐड किया है। यानी कि 8 नंबर तक तो आ जाते हैं कौन? भरत मुनि। इससे आगे 9वें नंबर पे जो शांत रस है, शांत रस को किसने जोड़ा है? कमेंट करके बताना। 10वां 11वां किसने जोड़ा है? कमेंट करके बताना। ठीक है, बताओगे? बोलो, बता दोगे या नहीं? चलो मैं ही बता दे रहा हूं, ना कहोगे कि सर काम देते रहते हैं। ठीक है, बता रहा हूं, देखो लिख तो लोगे ना, लिख लोगे? चलो मैं बता रहा हूं, साथ में लिख लेना। शांत रस आचार्य उद्भट, किसने? आचार्य उद्भट ने। ठीक है, और वात्सल्य रस आचार्य विश्वनाथ ने, किसने? आचार्य विश्वनाथ। और भक्ति रस, भक्ति रस आचार्य रूप गोस्वामी। ठीक है, ये इन्होंने जोड़े हैं। ठीक है, याद रहेंगे? बोलो बोलो, याद रहेंगे या नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब यहां हम देखते हैं, किसको देखेंगे कि हमने जो देख लिया है भाव विभाव देख लिया, स्थायी भाव देख लिया, उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव आता है, उसके बाद में अनुभाव को देखते हैं कि अनुभाव क्या है। अनुभाव होता है आउटपुट। क्या होता है बच्चा? आउटपुट। क्या होता है? अनुभाव होता है आउटपुट, यानी कि जो स्थायी भाव हमारा जागृत हो जाता है, स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो उसके बाद में हम आउटपुट या प्रतिक्रिया कैसी करते हैं, हमारे शरीर में कैसी प्रक्रिया होती है, हमारे फेस एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ये सभी को हम देखते हैं। जैसे कि अभिनय करते हैं ना, अभिनय मतलब एक्टिंग करते वक्त जो जब नाटक होता है ना, रंगमंच पर जो रंगशाला होती हैं, रासलीला होती है, जो फिल्म दिखाई जाती हैं, है ना, उसमें जो एक्टिंग की जाती है उसको अभिनय बोलते हैं। और अभिनय के द्वारा, है ना, अभिनय के द्वारा जो भी चीजें हम दर्शाते हैं, जैसे कि देखो यहां लिखा है ना, अभिनय तथा अनुभव, ये है ना अनुभव और ये अभिनय, एक्टिंग और अनुभव दोनों के भेद समान बताए गए हैं। ठीक है, जो अभिनय के एक्टिंग के भेद हैं वही अनुभव के भेद हैं। मान लो देखो, अनुभव मतलब जब आपके मन में कोई भी स्थायी भाव जागृत हो रहा हो और उस स्थायी भाव के जागृत होने के कारण जो प्रतिक्रियाएं आप करने लगेंगे या आपके चेहरे पर महसूस होने लगे या उसी प्रकार की वेशभूषा आप धारण करने लगे, तो आप वह अनुभव या आउटपुट कहलाता है। तब ये कैसे कहलाता है? इसके अंदर कितने आते हैं? इसके अंदर आते हैं जी 4, है ना। अनुभव जो होते हैं वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? यहां देखो, पहला होता है कायिक। कायिक यानी कि शारीरिक या दैहिक, है ना, शारीरिक क्रियाएं या दैहिक क्रियाएं। मतलब किसी ने तुम्हारे थप्पड़ मारा, वापसी तुमने लौट करके एकदम से थप्पड़ मार दिया, ठीक है, ये हो गई शारीरिक क्रिया। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे थप्पड़ मारा, तुरंत तुमने लौट कर उसके भी थप्पड़ मार दिया, तो ये होगी शारीरिक क्रिया। ठीक है, अनुभव एक्ट, ये क्या है? प्रतिक्रियाएं हैं, ये आउटपुट दे रहे हो तुम। जब स्थायी तुम्हारे अंदर गुस्सा आ गया, है ना, तुम्हारे अंदर क्या आ गया? गुस्सा आ गया, एकदम से, एकदम गुस्सा आया और तुमने एकदम से तुरंत वापस उसके थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, वाचिक। वाचिक मतलब मौखिक, यानी कि मुंह से कुछ कह दो, मुंह से तुम गाली दे दो, डांट दो उसको, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब आता है फिर सात्विक। सात्विक मतलब स्वयं में उत्पन्न मानसिक होती है, यानी कि घबराहट, शब्दों का टूटना, इन पर बस नहीं होता। जो सात्विक होती है ना, सात्विक क्या होती है?
जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हारे थप्पड़ मारा, ठीक है, अगर तुम उस थप्पड़ मारने की वजह जानते हो कि यार गलती तो मेरी ही है गलती तो मेरी ही है, जो भी वजह रही होगी, तुमने कोई भी कांड किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारे थप्पड़ पड़ा, तुम जानते हो कि यार गलती तो मेरी है, तो वहां तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो शब्द है, तुमसे वहां बात नहीं बनेगी, शब्द टूटने लगेंगे, तो वो होता है जी सात्विक अनुभाव, ठीक है। और आहार्य आता है चौथा। आहार्य मतलब मुखराग, यानी कि मेकअप, है ना, या फिर वेशभूषा तुम ऐसी बना लो, तुम ऐसी वेशभूषा बना लो जिससे कि सामने वाला खुद डर जाए तुम्हें देखकर, है ना। क्या होगा, जिससे सामने वाला खुद समझ जाए कि हाँ अब इसको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है ना। ऐसी वेशभूषा बना लो कि जैसे कि मान लो, जैसे कि गुस्से में चेहरे का लाल हो जाना, ये क्या है, ये सात्विक के अंदर ही आता है ना। तो आहार्य मतलब मुख, एक ऐसा वेशभूषा बनाना, ऐसी वेशभूषा बना लेना जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि हाँ तुम अब गुस्सा आ रहा है, ठीक है। यहां आप देखो, ये जो सात्विक है ना, सात्विक मोस्ट इंपोर्टेंट है। सात्विक के अंदर ही हमारे 8 आते हैं, 8 भाव इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये जो 8 हैं ये इंपोर्टेंट बहुत हैं, इनका जो नाम है ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये कायिक हमने देख लिया है, मानसिक हो गया, है ना, आहार्य हो गया, सात्विक। इसके अंदर एक आता है स्तंभ, एक आता है स्वेद, एक आता है कल्प, एक आता है अश्रु, एक आता है स्वरभंग वाली बात जो अभी हम देख रहे थे कि मतलब बात नहीं बन पाना, शब्दों का टूटना, विवरणता, रोमांच, प्रलय, ये सब क्या है, ये हैं हमारे सात्विक अनुभाव। इनके नाम याद रख लेना बस, ठीक है, इनके क्या कर लेना, नाम याद रख लेना। अब यहां बचता हमारे सामने क्या, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव देखो, पहले तो इसकी संख्या देख लो, 33 होते हैं ये, और 33 को याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस तुम उनको 11 जो स्थायी भाव है ना उनको याद कर लेना, बाकी जो बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, संचारी भाव होंगे। ये क्या होता है, कुछ ही देर के लिए होते हैं, स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, है ना, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ही देर के लिए होते हैं, इसको हम क्षणिक बोल देते हैं। आते हैं और जो हमारा स्थायी भाव है उसको बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड गति करके, ये गति प्रदान करके ये फिर नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा देर रुकते नहीं हैं, है ना, ज्यादा देर ये रुकते नहीं हैं, बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्पीड दी और भाग लिए, बस इतने देर के लिए आते हैं और कुछ ही देर के लिए आते हैं। 33 इनकी संख्या होती है, इसको हम व्यभिचारी भाव भी बोल देते हैं। क्या, व्यभिचारी भाव ठीक है, बस इतनी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादा चक्कर में पड़ने की बात जरूरत नहीं है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में एक मजेदार सेशन के साथ, इससे आगे की चीजों के साथ, जिसमें हम रस निष्पत्ति देखेंगे, रस का स्वरूप देखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें अभी इसमें हमें पढ़नी है, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वहां चले जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।